दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के आखिरी प्रक्रिया चल रही है, जहां मतगणना हो रही है और अब ये लगभग तय हो चुका है कि द्रौपदी मुर्मू इस देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। निश्चित रूप से आज हमारे देश के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस देश की सबसे हाशिए पर खड़े हुए आदिवासी समुदाय की एक महिला को, जो उड़ीसा से आती हैं, शिक्षित भी हैं, उनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाएगा। और ये जश्न का समय है, लेकिन क्या ये जश्न कुछ स्थानों तक सीमित होना चाहिए? क्या ये जश्न केवल आदिवासी गांवों तक सीमित होने चाहिए? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जश्न की तैयारी की है वो उन आदिवासी गांवों तक सीमित है। तो क्या इस वजह से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति होंगी या इस देश की राष्ट्रपति होंगी? जश्न तो दिल्ली से लेकर के और किसी छोटे से छोटे गांव तक होना चाहिए, और निश्चित रूप से इससे आदिवासियों की जो पहचान है वो मजबूत होगी। लेकिन बहुत सारे सवाल इसके साथ ही छूटे रह जाते हैं कि जब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का उम्मीदवारी तय हुई थी, उस समय उनकी एक तस्वीर बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी, जिसमें वो शिव मंदिर में साफ सफाई करते हुए दिखाई दी थी। उसी के बाद से ये सवाल पैदा हो रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो हिंदुत्व की राजनीति है, क्या अब द्रौपदी मुर्मू जी उस राजनीति को आगे बढ़ाने की एक चुनावी हथकंडे के तौर पर उनका इस्तेमाल होगा? जिस तरह से माननीय रामनाथ कोविंद को उनकी उम्मीदवारी से लेकर के और उनके 5 साल के कार्यकाल में दलित अस्मिता के साथ जोड़ करके ये प्रचारित किया गया कि रामनाथ कोविंद जी दलित हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के एक प्रतिनिधि को राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया है, जबकि इसके पहले के.आर. नारायणन जैसे राष्ट्रपति हो चुके हैं, और वो इस देश के राष्ट्रपतियों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। 99.5% उनको मत मिले थे। उनके सामने बहुत उस समय के चर्चित चुनाव आयोग के अध्यक्ष रह चुके टी.एन. शेषन साहब थे, उनको मात्र 0.4% वोट मिला था, क्योंकि केवल शिवसेना ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। और के.आर. नारायणन के जो अपने निर्णय हैं उसमें उन्होंने इस बात को साबित किया था कि वो किसी भी पार्टी जिसने उनका समर्थन किया हो या जिसने उनको चुन करके पहुंचाया हो, वो रबर स्टैंप की तरह नहीं हो सकते। और कई फैसलों पर जो उन्होंने कदम उठाए थे या कई मुद्दों पर जो उन्होंने बातें की थी, वो आज निश्चित रूप से बहुत विचारणीय हैं। मसलन संविधान समीक्षा आयोग एक तथ्य है, या इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर के जो बातें हो रही थी उस दरमियान, उसको भी उन्होंने खारिज किया था। और उनका सीधा कहना था कि इतिहास में जो हुआ है उसको हम दर्ज करते हैं, इतिहास में जो हुआ है उसका बदला लेने के लिए हम इतिहास नहीं लिखते हैं। वो थे के.आर. नारायणन। लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू की ताजपोशी होने जा रही है, और उसके बाद ये सवाल हैं कि क्या जो 8% की आबादी है, 7.5 से 8% आदिवासी समाज है, आज भी जो हाशिए पर खड़ा हुआ है, जिसके मानव संसाधन समृद्ध नहीं हो पाए हैं, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े बुनियादी सवाल हैं, जहां पर उत्खनन के ज़रिए जल जंगल ज़मीन का जो सवाल है, जहां कारपोरेट का सीधा हमला होता है, अंबानी और अडानी जैसे लोग जहां पर कब्ज़ा करने के लिए जाते हैं, और जो आदिवासी प्रतिरोध करते हैं उन्हें कहीं नक्सली और कहीं माओवादी करार दे करके उन्हें जेलों में ठूंस दिया जाता है। और इस बात का सबूत है कि 2 दिन पहले जिस तरह से बहुत सारे आदिवासियों को 5 साल के बाद जेल से रिहा किया गया,
ये कहते हुए कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। प्रशांत कुमार का कुछ दिनों पहले ही मामला आया था, एक याचिका उन्होंने दाखिल की थी और हम लोग जानते हैं कि वो गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, आदिवासियों के बीच में कार्य करते हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगा दिया था केवल याचिका दायर करने को लेकर के। ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठता है कि जो आदिवासियों का शैक्षिक पिछड़ापन है, जो आर्थिक पिछड़ापन है, क्या वो दूर होगा? क्या आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन का जो सवाल है, क्या वो मुस्तैदी के साथ उठेगा? और इसके अलावा कारपोरेट का हमला क्या बंद होगा? जो आरक्षण जिसके जरिए आदिवासी तरक्की कर रहे थे, वो आरक्षण पर जो हमला हुआ है, लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षित जो पूरा जो आरक्षण का जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। निजीकरण जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या ये सवाल माननीय राष्ट्रपति के जरिए हल होंगे? और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इस बात को मान करके चल रहा हूँ कि जिस तरह से झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव लड़ने जा रही है, या ज़्यादातर राज्यों में जो आदिवासी बाहुल हैं वहाँ पर कांग्रेस थोड़ा मजबूत है बीजेपी की अपेक्षा, तो क्या 7.5 से 8% आबादी को उसको वोट हासिल करने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया है? ये ठीक वैसे ही है जैसे रामनाथ कोविंद जी को जब राष्ट्रपति बनाया गया था तो ये माना गया था कि दलितों की समस्याएं, दलितों का उत्पीड़न ये दूर होगा और दलितों का सामाजिक शैक्षिक स्तर मजबूत होगा, उनकी नौकरियां उनको मिलेंगी, विश्वविद्यालयों में उनको शिक्षा हासिल होगी, उनके अधिकारों का संरक्षण होगा। लेकिन पिछले 5 साल में जो हुआ, एक उदाहरण तो खुद माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी के साथ है कि जब उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, वो सीढ़ियों पर बैठ कर के पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे देश में जो गणतंत्र है, राष्ट्रपति का जहाँ चुनाव संपन्न होता है और माननीय राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, जब उसके साथ इस तरह का भेदभाव होता है तो आम दलित जिनको मूछ रखने पर अपमानित किया जाता है, कहीं पेशाब पिलाई जाती है, कहीं औरतों के साथ बलात्कार होता है, ये सवाल वैसे ही जिंदा रहे और दलितों का उत्पीड़न कम नहीं हुआ, बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 150% उत्पीड़न और उनके साथ अन्याय की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में निश्चित रूप से राष्ट्रपति मुर्मू जी के बनने के बाद ये सवाल भी रहेगा और हम इसका परीक्षण करेंगे आने वाले 5 सालों में कि किस तरह से आदिवासियों का अगर कोई शैक्षिक और आर्थिक उत्थान होता है, उनका मानव संसाधन अगर मजबूत होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वहाँ अगर कारपोरेट शोषण नहीं होता है, उनके संस्कृति, उनके जल जंगल के जो अधिकार हैं वो संरक्षित रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल को भी बहुत याद रखेंगे और ये जो उनका चयन है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसकी भी प्रशंसा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।